हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 27 नवंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। मैं इसके 100 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। टोटल 4 पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। यहाँ से हम पार्ट 5 से फर्दर आगे मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 100 से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं वो हमसे जुड़ पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एट द एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर विदाउट किलिंग द टाइम। लेट स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 101 है आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सिंबल हमें दिखाया गया है, जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, जनरल सिंबल ये दिखाया गया है, ये किसका सिंबल है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्ट फैन। ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है कि एग्जॉस्ट फैन का सिंबल है। ठीक है, अब हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑप्शन ए आता है सीलिंग फैन। भाई सीलिंग फैन का सिंबल क्या होता है? तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऐसा लेटा हुआ आर्ट बना देते हैं। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, ब्रैकेट फैन की। तो ब्रैकेट फैन के केस में होता क्या है, हम कुछ नहीं करते हैं, सीधा आर्ट बना देते हैं और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो ये ब्रैकेट फैन का सिंबल हो गया। ठीक है, अब बात आती है किसकी, फैन रेगुलेटर की। तो फैन रेगुलेटर में करते क्या है, एक हमने बॉक्स बनाया। ठीक है, एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट रहते हैं और ये स्केल है आपकी। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस शेप में। तो यहाँ पर मैंने आपको बाकी के ऑप्शंस भी करवा दिए हैं। हमारी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। बाकी सर्कल मेरे से बनाना आया नहीं, बट जैसा है आपको समझ लेना है क्योंकि मार्कर थोड़ा खिसकता है तो इतनी आसानी से बनाना सर्कल इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 SCR हैं, उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में, सीरीज स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, और जो वोल्टेज है प्रत्येक थायरिस्टर के अक्रॉस वो है 350 वोल्ट, 300 वोल्ट एंड 250 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, थायरिस्टर की वोल्टेज की हमें रेटिंग दे दी गई है, वोल्टेज रेटिंग हमारे पास है। अब क्या है, जो करंट है, जो करंट फ्लो कर रही है, इसको हम लीकेज करंट ही बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर, 12 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्या है, हमें 3 थायरिस्टर गिवन है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। उनके अक्रॉस वोल्टेज की रेटिंग हमारे पास है, उनके अक्रॉस फ्लो होने वाली उनमें से इंडिविजुअली जो करंट फ्लो हो रही है उनकी करंट रेटिंग हमारे पास है। अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वलाइजिंग रेजिस्टेंस टू ईच थायरिस्टर। यानी कि हम स्टैटिक कंपनसेशन के लिए हम इक्वलाइजिंग रजिस्टर है इसका यूज करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, और याद रखिए इसकी वैल्यू सभी के लिए सेम आएगी। ठीक है, अब वो कैसे सेम आएगी, कैसे आएगी, वो हम कैलकुलेट अभी करेंगे। तो इक्वलाइजिंग रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है और ये हमारे ऑप्शन है इस तरीके से कुछ। आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैं इसको साफ करने के बाद इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपने चीज़ें अच्छे से देख ली होंगी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 का। इसमें क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था। हमें 3 SCR गिवन थे, इनकी इंडिविजुअल रेटिंग जो कि करंट और वोल्टेज की ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें केवल ये बताना है जो इक्वलाइजिंग रजिस्टर है उनकी वैल्यू क्या होगी। तो इक्वलाइजिंग रजिस्टर हम करते क्या है, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द थायरिस्टर। ठीक है, हर थायरिस्टर के अक्रॉस हम एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं और इस रजिस्टर को हम इक्वलाइजिंग रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस भी एक इक्वलाइजिंग रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमने R मान ली। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई R वैल्यू का इक्वलाइजिंग रजिस्टर हमने प्रत्येक थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। अब इस R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यही हमारा मेन सॉल्यूशन है। अब ठीक है,
अब याद रखिए इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, इसमें जो करंट फ्लो होगी यहाँ पर, जो बाहर इस सर्किट के बाहर जो करंट फ्लो होगी वो करंट इक्वल रहेगी हमेशा। कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। अब हमने क्या किया, हमने इन रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली इंडिविजुअल करंट को डिनोट कर दिया है I1, I2, I3 से। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हम इस I1 का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो I1 इक्वल टू कितना निकल कर आएगा? I1 इक्वल टू निकल कर आएगा I माइनस का 6 एम्पियर। ठीक है, I1 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं इसके अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा? तो 350 अपॉन R इक्वल टू I माइनस 6, 350 इक्वल टू R इंटू I माइनस 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सिमिलरली हम इस सर्किट में देखेंगे, जो I2 है, I2 इक्वल टू कितना होगा? I में से इस 9 एम्पियर को माइनस कर देंगे तो हमें I2 मिल जाएगा। ठीक है, I माइनस 9, I2 का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे यहाँ से? 300 अपॉन R पुट करेंगे, और I माइनस 9 है यहाँ पर, 300 इक्वल टू R इंटू I माइनस 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 350 अपॉन 300 इक्वल टू R इंटू I माइनस 6 अपॉन R इंटू I माइनस 9। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ऊपर है और जो सेकंड इक्वेशन है वो नीचे है। R से R कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 छक्का 30, 5 सत्ता 35, तो 7/6 यहाँ से मिला हमें। अब इस वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्टली, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? यहाँ से 7i आएगा, माइनस 63 आएगा, इक्वल टू 6i माइनस का 36। अब 7i में से 6i को माइनस करेंगे तो केवल हमें i मिलेगा। ये 63 जब उस साइड पहुंचेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव 63 में 36 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो i का वैल्यू आपने देखा, i का वैल्यू हमें कितना मिला? 27 मिला, यानी कि हमें इसकी वैल्यू कितनी मिली है? 27 मिली है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, अगर हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में, इसमें भी रख सकते हैं, अगर हम i का वैल्यू रख देंगे तो हमें r का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस अब करना क्या है, आंसर हमारा आ गया। जब हम 350 इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख रहे हैं किसका? i का, r इंटू i का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं 27। ठीक है, तो यहाँ पे 27 यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए। 27 माइनस 6 करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से कितना मिलेगा? r इंटू 21 350। ठीक है, तो r इक्वल टू 350 अपॉन 21। 21 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 21 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ 21 से कम 21। ठीक है, 21 से कम 21 बचा हमारे पास कितना? 14 बचा है, तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा। 21 छक्के कितने? 126 होता है आई थिंक, हाँ 21 छक्के 126, तो 126 हो गया। बचा हमारे पास कितना? हमारे पास 14 बचा है। ठीक है, फिर से हम करेंगे 21 छक्के 126, और फिर हम ऐसा 6 चलता रहेगा तो हम 7 ले लेंगे सीधा। ठीक है, तो हमारा R का वैल्यू कितना आया है? R इक्वल टू 16.67 ओम आया है। ठीक है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। आप लोग इस ऑप्शन को जहां भी देखेंगे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। हमने बिल्कुल फंडामेंटली बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही आसान तरीका है ये, आपको समझ में आया होगा। अगर फॉर्मूले से करते तो कई बार फॉर्मूले से आंसर गड़बड़ा भी जाता है। ठीक है, हर लोगों को समझ में नहीं आता है और फॉर्मूले में इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती भी नहीं है। तो मेरा काम केवल इतना है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो कैसे आती है, क्यों आती है, उसका काम मेरा है, मैं आपको समझाऊंगा। वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं कितने अच्छे तरीके से समझाऊंगा या कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, दैट्स माई प्रॉब्लम। तो चलिए, आपको केवल समझना है। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे यहाँ पे पूछा गया है जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है जो हम यूज़ करते हैं स्लिप बेयरिंग में। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो हम स्लिप बेयरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लिप बेयरिंग को रिन्यू करने के लिए हम कितने टाइम में यूज़ करेंगे, सिंपली यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो हम 6 महीने में केवल एक बार यूज़ करते हैं स्लिप बेयरिंग में, बेयरिंग को रिन्यू करने के लिए, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम हर 6 मंथ में एक बार यूज़ करेंगे, जो स्लिप बेयरिंग है उसको रिन्यू करने के लिए, ठीक है, रिन्यू करने के लिए। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है साले, कौन याद रखेगा इतना यार। यूपीपीसीएल वाले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, हमें बताना है कि जो फंक्शन होता है एंड गेट का लैडर लॉजिक में वो कैसा होता है, ठीक है। लैडर लॉजिक का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लैडर में ऐसे रेल होता है, एक रेल 1 होता है, एक रेल 2 होता है। इसमें क्या करते हैं हम, एंड का है ना, तो इसमें हम इस तरीके से बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसे देख सकते हैं हम, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बाय हो गया। बाय क्या है यहाँ पर, बाय यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ही हम रखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉर्मली दो कॉन्टैक्ट तो नॉर्मली ओपन ही रहेगा, ठीक है। और सीरीज में भी ये कॉन्टैक्ट देख सकते हैं आप दोनों के दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें और गेट के केस में, तो और गेट के केस में क्या होगा, सिंपली इस तरीके से एक जुड़ा होगा इनपुट, एक इस तरीके से जुड़ा होगा और आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा होगा। ये तो रेल है, ये वाली रेल है, रेल फर्स्ट रेल सेकंड, इसको पावर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। बाय इक्वल टू जो हमें आउटपुट मिलना है ए बी है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये किसके लिए हो गया, ये और के लिए हो गया, ये किसके लिए था, ये एंड गेट के लिए था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई और गेट के लिए बताओ, तो और गेट के लिए हम ऑप्शन डी टिक करते, ठीक है। तो बस, लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ही है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन सीरीज को यूज किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, एंड फंक्शन के लिए लैडर लॉजिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि रिप्रेजेंट करता है 216 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को। एसएफआर का मतलब क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है। किसके लिए, हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर सबसे पहले हम इसमें देखें तो हमें पता है प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होती है वो हमेशा कितना होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। कितना होता है, 16 बिट का होता है। अगर इतना भी हमें पता है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इनको लगाने नहीं है हमें टिक। अब हमारी प्रोबेबिलिटी बचती है ए पे या डी पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइक्रो कंट्रोलर के केस में जो डीपीटीआर होता है, ठीक है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर होता है, डीपीटीआर। डीपीटीआर क्या होता है, डेटा पॉइंटर। तो डीपीटीआर का एक फंक्शन है डेटा पॉइंटर, ओके। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो 8 बिट रजिस्टर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक होता है DPL प्लस DPH, ठीक है। यानी कि हायर लेवल जो डीपी रजिस्टर होती है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर होती है, उसकी हायर जो निबल है और जो लोअर निबल है, उन दोनों से मिलकर बना होता है डीपीटीआर, ठीक है। बस इतना ही काफी है। अगर 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, तो ओवरऑल ये कितने बिट का हो जाएगा, ये 16 बिट का हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी फंक्शन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, वैसे अगर आपको पता करना है तो आप देख सकते हैं। डीपीटीआर डेटा पॉइंटर का फंक्शन क्या होता है, इसको यूज करते हैं हम डेटा पॉइंटर को, डेटा को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं एक्सटर्नल मेमोरी से। यानी कि जो भी डेटा हम एक्सटर्नल मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं, उसके डेटा को पॉइंट करने के लिए हम डेटा पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है बात प्रोग्राम काउंटर की। तो प्रोग्राम काउंटर का यूज हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज करते हैं प्रोग्राम काउंटर का ऐसे इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए जो कि हमें नेक्स्ट लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, वहां पर हम पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीटीआर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो आंसर ए के साथ जाएंगे हम, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, है बताना है कि सिंक्रोनस मोटर के केस में जो वी कर्व हम बनाते हैं
वो किन दो चीज के बीच में, किन दो क्वांटिटीज के बीच में बनता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा जो फील्ड करंट होता है, और फील्ड करंट हम कैसा देते हैं, हम डीसी फील्ड करंट देते हैं, ठीक है। तो जो फील्ड करंट है, फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको हम वी कर्व कहते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट, इसको हम इन्वर्ट वी कर्व कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर करंट, बेसिकली आर्मेचर करंट इस साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि जो बाई एक्सिस पर आती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो आई ए वर्सेस आई एफ हो जाएगा यहाँ पे, और वी कर्व के केस में और इन्वर्ट वी कर्व के केस में क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर और आई एफ के बीच का ग्राफ होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे इन्वर्ट वी कर्व पूछा होता तो ऑप्शन डी के साथ हम जाते, फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। हमसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हम किस जनरेटर का यूज करेंगे पावर सोर्स के रूप में इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए। तो आप सभी को पता होगा हम हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए, ठीक है। किसका यूज करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल माइंड में होना चाहिए आपके। हम हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। अब ये क्यों करते हैं वो बताऊंगा मैं कभी, अब लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट, चलो ठीक है, बताइए, चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा होता है, मैं बताऊँ, इसको इसलिए हम यूज़ करते हैं, अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है नॉर्मली, या यहाँ पे हम करंट के साथ साथ आर्मेचर करंट या ओवरऑल करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग ये अप्रोक्सीमेट इक्वली होती हैं। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम करंट बढ़ाते हैं, जैसे ही हम करंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज में क्या होता है, शार्प रिडक्शन होता है, वोल्टेज में शार्प रिडक्शन होता है जैसे ही हम करंट बढ़ाते हैं। तो इससे होता क्या है, बेसिकली हमें जो वेल्डिंग है उसमें हम करते क्या है, हम दो टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करते हैं आपस में। तो उस केस में होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट के केस में जैसे ही हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वोल्टेज का बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो इसकी शार्प रिडक्शन कैपेबिलिटी है ये बहुत सही होती है हमारे जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के लिए। बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पर पीएचडी नहीं करना है हमें कि हर चीज़ हमें पता होना चाहिए, बस इतना पता है, फैक्ट पता है, बहुत है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिंक्रोनस मोटर है, उसको कनेक्ट किया गया है किससे, इनफाइनाइट बस से, ठीक है, और इसके पास कांस्टेंट फुल लोड है, ठीक है, एक फुल लोड कांस्टेंट पर ऑपरेट हो रही है और 100% एक्साइटेशन है और यूनिटी पावर फैक्टर पे है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम पावर फैक्टर को चेंज करें ऑन चेंजिंग द एक्साइटेशन, अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करें, केवल एक्साइटेशन को, तो आर्मेचर करंट कैसी होगी, ठीक है, हमें बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक मोटर इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है और उसका जो वोल्टेज है, उसका जो लोड है वो फुल लोड है और उसमें 100% एक्साइटेशन अप्लाई किया गया है यूनिटी पावर फैक्टर पर, ठीक है। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिटी पावर फैक्टर पर अगर हम उसका एक्साइटेशन को चेंज करें तो आर्मेचर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात करी है पावर फैक्टर की, ठीक है, तो हम सीधे से बिना कुछ सोचे समझे हम सीधा सा इन्वर्टेड वी कर्व पे पहुंच जाएंगे। यहां पर क्या है, यहां पर पावर फैक्टर रहेगा हमारा और यहां पर हमारा फील्ड करंट रहेगा, ठीक है, पावर फैक्टर रहेगा और फील्ड करंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जो डिफरेंट लोड पर हम इन्वर्टेड वी कर्व का ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से रहता है, वो ऐसे रहता है, ठीक है, थोड़ा सा बन गया बट कोई दिक्कत नहीं है यार, ये थोड़ा गलत हो गया।
चलिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। हमने क्या किया है, इन्वर्टेड वी कर्व को प्लॉट किया है फुल लोड के लिए, हाफ लोड के लिए और नो लोड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी पावर फैक्टर हमने लिखा हुआ है, जैसा कि ये कंडीशन थी। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ऊपर वाली लाइन है। अब हमने क्या किया है, जो ब्लैक वाला जो मार्कर है वो दिखाता है आपको कि फुल लोड का कर्व है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम फुल लोड की कंडीशन में अगर हम थोड़ा बहुत एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी कुछ एक्साइटेशन को अगर हम चेंज भी करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर फैक्टर में कैसा मिलेगा, पावर फैक्टर लीडिंग मिल रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पता होगा इस साइड जो होता है वो अंडर एक्साइटेशन होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है, ठीक है। और ये नॉमिनल एक्साइटेशन है इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर क्या होता है, नॉमिनल एक्साइटेशन होता है, ये जो एक्सिस है ना इस पे, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इस पे क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन होता है। क्या होता है भाई, ओवर एक्साइटेशन होता है, पता होगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पता है कि जो आई एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के होता है, ठीक है। ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ई रेगुलेट करता है आई एफ को। अब आप सिंपली यहाँ पे इतना देखो, बस इतना आपको करना है। हमने क्या किया, इसमें कहा गया है कि एक्साइटेशन अकेले को चेंज करना है। हमारे पास ये एक्साइटेशन है आई एफ का वैल्यू, हमने इसको चेंज किया। हमने क्या किया, इसको चेंज किया। हमारा कर्व ए है और हम 1 पर लाई कर रहे हैं, हम यूनिटी पावर फैक्टर पर इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है कि तुम भैया एक्साइटेशन को चेंज करो, तो हम आई एफ की वैल्यू चेंज करेंगे। आई एफ की वैल्यू हम कितनी भी चेंज करेंगे, अगर फुल लोड की कंडीशन है, फुल लोड की कंडीशन है और यूनिटी पावर फैक्टर पे मोटर ऑलरेडी ही है, हम थोड़ा बहुत अगर यहाँ को भी निकल जाएंगे या थोड़ा बहुत यहाँ को भी निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि इस ओवरऑल एरिया के अंदर मोटर फुल लोड पर है तो हमेशा पावर फैक्टर लीडिंग मिलेगा और मोटर ओवर एक्साइटेशन पर ऑपरेट करेगी। अब सर, अब आपके मन में क्वेश्चन आ चाहिए, सर ये तो फुल लोड का ग्राफ है, आर्मेचर करंट से इसका क्या रिलेशन। अरे भैया, जो लोड होता है आर्मेचर करंट ही तो डिसाइड करता है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो आर्मेचर करंट भी ज़्यादा होगा, है ना। तो लोड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर्मेचर करंट की। अगर आप लोड ज़्यादा डाल दोगे तो आर्मेचर करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको करने का सही तरीका यही है, आप इसी से समझेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम इसके इर्द गिर्द कितने भी एक्साइटेशन को यहाँ वहाँ कर ले, कम ज़्यादा कर ले, थोड़ा बहुत फील्ड करंट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि फुल लोड के केस में हमें रहना इस साइड ही है और पावर फैक्टर भी तो हमें मैनेज करना है ना। यूनिटी के हम थोड़े बहुत ही तो जा सकते हैं ना। तो लीडिंग पावर फैक्टर हमें पक्का मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर मिल गया भैया। एक्साइटेशन कैसा होगा भैया, एक्साइटेशन हमेशा ओवर एक्साइटेशन होगा। तो देख सकते हैं आप विथ ओवर एक्साइटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरा यही काम रहता है, मैं हर तरीके की मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक पैरामीटर है जिसको यूज़ किया जाता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा फैंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो फैंस को डिफाइन करने के लिए बेसिकली कौन से बेसिक पैरामीटर का यूज़ करते हैं, तो वो है स्पेसिफिक रेशियो। अब स्पेसिफिक रेशियो होता क्या है, पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रेशियो होता है डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर। क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक रेशियो की वैल्यू है उसको हम देखेंगे। हो सकता है भाई यूपीपीसीएल सरफरा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है भाई, जो सेट करता है पेपर यूपीपीसीएल का बड़ा ही सरफरा आदमी है, कभी भी कुछ भी दे देता है ना। तो अब देखिए फैन के लिए जो स्पेसिफिक रेशियो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.11, ठीक है। और अगर ब्लोवर्स की बात करें, ब्लोवर्स के केस में कितनी होती है, 1.1 से लेके 1.20 तक, ठीक है। और इसके बाद कंप्रेशर आता है आपका, कंप्रेशर, कंप्रेशर के केस में कितना होता है इसका वैल्यू, 1.20 से भी ग्रेटर होता है, ठीक है।
तो यानी कि यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि स्पेसिफिक रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। कितना होता है? ग्रेटर देन 1। याद रख लेना भैया, हो सकता है अगले कभी एग्जाम में यही पूछ ले इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए, तो उसका नेम बताना है हमें कि भाई किस नाम से इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको हम कहते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर को हम बेसिकली यूज करते हैं इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पर। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन देखते हैं। वॉट मीटर आपको पता ही होगा, पावर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम रेडिएशन पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। एनियोमीटर की बात करें तो आपने देखा होगा जो विंड पावर प्लांट होते हैं, विंड पावर प्लांट में ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है, ऐसे कुछ गोल गोल टाइप के चार लगे रहते हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो यही एनीमोमीटर होता है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है पता होना चाहिए। ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसको मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको। इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं विंड प्रेशर को और विंड की डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए। विंड स्पीड भी मेज़र करते हैं हम, प्रेशर भी मेज़र करते हैं, और डायरेक्शन ही बता देता है हमें। ठीक है, तो विंड स्पीड एंड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, जांचने के लिए किस डायरेक्शन में ज़्यादा स्पीड है, किस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन में ज़्यादा विंड मिलेगा, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, हम उसी डायरेक्शन में अपना जो प्लांट है उसको रोटेट कर देते हैं। उसमें मैकेनिज्म होता है रोटेट करने का। तो हम जो विंड है हमेशा एक जैसी तो कभी चलेगी नहीं, हर बार उसकी डायरेक्शन हर दिन में चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एनीमोमीटर की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर किस डायरेक्शन में ज़्यादा हवा है, उस हिसाब से हम उसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा गया है आईई रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की या फिर किसी सिस्टम के किसी पोर्शन की जो इफेक्टिवली ग्राउंडिंग है, ठीक है, वो हम कब कहेंगे कि कब किस कंडीशन में वो इफेक्टिवली ग्राउंड किया गया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, हमें रेशियो बताना है कि जो रेशियो होता है जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस में उसकी वैल्यू क्या होगी, और जो रेशियो होता है जीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस पॉजिटिव सीक्वेंस रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें बेसिकली ये बताना है कि x0 अपॉन x1 यानी कि जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस का रेशियो और जीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस रेजिस्टेंस का रेशियो इफेक्टिवली ग्राउंड के केस में कितना होगा जब हमने किसी पर्टिकुलर सिस्टम को इफेक्टिवली ग्राउंड किया है। तो याद रखिए इसका x0 अपॉन x1 का रेशियो हमेशा लेस देन 3 होना चाहिए और R0 अपॉन R1 का रेशियो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन जिस ऑप्शन में सेटिस्फाइड करेगी हम उसी पर टिक करेंगे और आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है और पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है उसका रेशियो लेस देन 3 होना चाहिए, और जीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस है और पॉजिटिव सीक्वेंस रेजिस्टेंस है, इनका रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो नॉट के टर्म में दिया गया है, तो हम लिखेंगे x0 और x1 का रेशियो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता और R0 और R1 का रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, हमसे पूछा गया है कि जो आईसी होती है 74147, तो ये मतलब ये क्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेसिमल टू बीसीडी प्रायोरिटी एनकोडर है। ठीक है, इसका एक नाम और है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 to 4 लाइन प्रायोरिटी एनकोडर। 10 to 4 लाइन प्रायोरिटी एनकोडर, इसका ये भी नाम है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो IC 74147 क्या है, डेसिमल टू बीसीडी प्रायोरिटी एनकोडर, और इसको हम क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं 10 to 4 लाइन प्रायोरिटी एनकोडर। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है क्लैंप मीटर्स का यूज़ क्या है, हम क्यों करते हैं क्लैंप मीटर्स को यूज़, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है करंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है। इन ए लाइन, किसी भी पर्टिकुलर लाइन में करंट के फ्लो को मेज़र करने के लिए हम क्लैंप मीटर का यूज़ करते हैं बिना किसी सर्किट को ब्रेक करे। अब ये कैसे होता है, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है, क्लैंप मीटर आपने देखा होगा ये कुछ इस शेप में होता है। यहाँ पर एक LCD डायल होता है, यहाँ पर कुछ कंट्रोलर वगैरह लगे रहते हैं, और यहाँ पर एक जॉ शेप में एक कुछ जबड़े आकार में, जबड़े के आकार में कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से एक टर्मिनल भी, यहाँ पे एक सॉकेट होती है जिससे हम एक्सटर्नल प्रोब्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते क्या है, बेसिकली ये क्लैंप मीटर बन गया हमारा। हमें जिस वायर में करंट को मेज़र करना होता है उस वायर को यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, या ऐसे इस इंस्ट्रूमेंट को वायर के पास ऐसे करके सेट कर दिया जाता है। तो ये करता क्या है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको मेज़र करता है। अब इससे हेल्प क्या मिलती है, हमें वायर में बिना किसी डैमेज के, उसको बिना किसी कट किए हुए हम करंट को मेजर कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पर अमीटर यूज़ करते तो हमें तो भैया बेयर वायर चाहिए रहता ना, तो हमें उसको काटना पड़ता, फिर हमें नंगे तार चाहिए रहते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह काटते फिरें, हर जगह कट करते फिरें, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ये मीटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई जब आप नीचे लाइन में मेजर कर रहे हो, जैसे कि आप अपने घर की करंट को मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर लोगे। अब हम किसी ऊंची लाइन का करंट मेजर करना चाह रहे हैं कि भैया इस लाइन में जो केबल लाइन गई है उसमें से कितना करंट है, या फिर अंडरग्राउंड केबल लाइन में से कितना करंट है, थोड़ा सा दूर है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉप्स आती है, प्रॉप्स कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में होती है, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा वायर रहता है, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक आप इसको ले जा सकते हैं, तो आप इसको भी कनेक्ट करके करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लैंप मीटर का मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, आपने देखा नहीं है, नहीं तो जो बिजली वाले जो घूमते रहते हैं ना गली मोहल्ले में, तो उनके पास ये होता है, उनको चेक करने के लिए साथ में लेकर घूमना पड़ता है, जहाँ पर भी केबल एबल यूज़ करते हैं ना, क्योंकि बेसिकली केबल कहीं पर डैमेज हो गई है तो हमें पता होना चाहिए ना कि करंट मतलब एक तरीके से फ्लो भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए क्लैंप मीटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा गया है कि वोल्टेज बिटवीन, यानी कि कोई ह्यूमन पर्सन है, उसके दोनों पैरों के बीच में कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है उसके दोनों पैरों के बीच में, ठीक है। तो बताना है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट इज नन एज, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट नन एज, यानी कि उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, जब अर्थ फॉल्ट करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर से उसके दोनों पैरों के बीच में अगर जो डिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस 0.5 मीटर है। देखिए ये क्या है, बेसिकली मान के चलिए ये किसी आदमी के दोनों पैर हैं कुछ इस तरीके से, ये आदमी बेचारा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सब स्टेशन पे कोई वायर ब्रेक होके गिर गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉल्ट हो गया बहुत बड़ा, ठीक है, मान के चलिए कुछ फॉल्ट हो गया, सब स्टेशन पे ये खड़ा है। तो अब आप देखिए, मान के चलो जमीन में थोड़ी बहुत नमी रही है, क्योंकि बेसिकली जो गट्टी वगैरह डली रहती है उससे इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस अलग है, इसके और इसके बीच में भी डिस्टेंस अलग है, तो भैया इसके बीच में रेजिस्टेंस आर का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस ऐसी होगी जिससे रेजिस्टेंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है, जो करंट फ्लो होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस से फ्लो होती है। तो फुट की अलग अलग लोकेशन से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और इसी की लोकेशन से हमें इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी मिल गया, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है। तो उस केस में क्या है, इस बंदे के अंदर से क्या है, करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब हमारे अंदर से करंट फ्लो करती है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला
सिस्टम हमारा होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से क्या है कि हमने जो हमारे जो लीकेज करंट फ्लो भई है हमारे भीतर से, तो उस केस में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम हमेशा स्टेप पोटेंशियल या फिर फुट पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, इस केस में ये जो पोटेंशियल होता है जो हमारे दोनों फुट के अंदर डेवलप हुआ है, इस पोटेंशियल को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए ये हमेशा कहा जाता है कि जब भी किसी सब स्टेशन के अंदर फॉल्ट हो, किसी भी सब स्टेशन के अंदर फॉल्ट हो, अगर आपको फॉल्ट वाले वायर के पास जाना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों पैरों को साथ में चिपका कर चलेंगे, यानी कि दोनों पैरों को चिपका कर जंप करते हुए, कूदते हुए ऐसे 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 जंप करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इससे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब आपका एक कदम आगे हो, एक कदम पीछे हो। आप दोनों कदम को जोड़ लोगे तो रेजिस्टेंस बीच में कोई नहीं मिलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा कोई। ठीक है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। नहीं तो भैया अगर आपने एक पैर पीछे किया, एक पैर आगे किया, बस वहीं धुआं निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा गया है कि फेराइट, जो हार्ड फेराइट्स होते हैं, हम उनका यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम उनका यूज़ करते हैं लाइट वेट की, यानी कि हल्के वजन की परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फेराइट मटेरियल है इसका कहाँ यूज होता है, तो हम हाई फ्रिक्वेंसी पर फेराइट मटेरियल का यूज़ करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी पर इसका यूज़ करते हैं फेराइट मटेरियल का। ठीक है, और लो फ्रिक्वेंसी पर आपको पता ही होगा आयरन कोर हम यूज़ करते हैं, बेसिकली सिलिकॉन स्टील या फिर CRGO बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी है, ठीक है, वो पावर सप्लाई करती है कंज्यूमर को एक लो वोल्टेज 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं जिस सिस्टम में 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेज किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कितने वोल्ट का होता है पता होगा आपको, 240 वोल्ट। ठीक है, या फिर 240 वोल्ट के बाद 415 वोल्ट भी हो सकता है। अगर आपके पास सिंगल फेज है तो 240 वोल्ट होगा, 3 फेज है, आपके घर में चक्की लगी है तो 415 वोल्ट मिलेगा आपको। अब बात आती है भाई, ये तो हो गया, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हम करते हैं 400 kV एंड अबव। ठीक है, इससे ऊपर भी 765 kV। ठीक है, इस पर भी हम जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन सबसे पहले ट्रांसमिशन हम करते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं 220 और 132 kV का। ठीक है, 220 और 132 kV का हम यूज़ करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आती है बात प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने पे करेंगे तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 132 kV, सॉरी 132 नहीं है यहाँ पे 66 kV है, 33 kV है या फिर 11 kV है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन से। हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 11 kV या 25 kV में जनरेट होती है कई बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रांसमिशन करेंगे 400 kV पर या 765 kV पर। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे हम कितने पर, 220 kV पर या 132 kV पर। ठीक है, अब अगर बात आती है किसकी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज़ करेंगे 66 kV, 33 kV या फिर 11 kV का। और अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम करेंगे 240 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट, जो कि डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, हम डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं अपने। तो आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा। मेरा यही उद्देश्य रहता है आपका हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम, भाई देखो सिंपल सी बात है, हमारे एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन तो रिपीट होने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन रिपीट होते रहे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि भाई क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, लेकिन इनके आजू बाजू वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस तरीके के नेक्स्ट टाइम कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए, हमें हर
क्वेश्चन पर एक ब्रॉड तरीके से सोचना है ताकि आने वाले टाइम में हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें अपने एग्जाम्स के लिए। बस यही मेरा मोटिव रहता है। मैं बस इतनी ही चाहता हूँ। मैं लेक्चर ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, ज़्यादा अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी बनाता हूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और आपके हर पॉइंट को क्लियर किया जाए। क्योंकि भाई आजकल मार्केट में मैंने देखा है कि कोई कुछ भी नहीं पढ़ाता है, उनने अपने टाइम में बहुत पहले से पढ़ के रखा है, बस वही पढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आजकल के जो एग्जाम के ट्रेंड है उनके हिसाब से भी टीचर्स को ट्रेनिंग करनी चाहिए, खुद को ट्रेंड करना चाहिए कि भाई आजकल ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हमें बच्चों को ऐसी चीज़ करवाना चाहिए। बेसिकली ऐसा बहुत ही कम लोग करवाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा उसी चीज़ पर फोकस करता हूँ जो कि ट्रेंडिंग में है। मेरा बस यही मोटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है, हमें लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉजिक है, जो कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आउटपुट वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म है, दोनों की दोनों, ठीक है। बेस्ड ऑन द आउटपुट, हमें आउटपुट के बेसिस पर बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट किस हिसाब से हमें मिल रहा है, ठीक है। आपको पता होगा 1 का मतलब क्या होता है, हाई लेवल, 0 का क्या मतलब होता है, लो लेवल, ठीक है। और 1 का क्या मतलब होता है, हाई लेवल, 0 का क्या मतलब होता है, लो लेवल, ठीक है। 1 0 को हम लेवल के फॉर्मेट में भी दिखाते हैं, ये हाई लेवल, लो लेवल, हाई लो हाई, ठीक है। इतना क्लियर है। ये लो हो गया, ये हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हाई, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करो, सिंपली आप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लो, बस बहुत है। ये इनपुट हो गया हमारे पास ए और बी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए को लिखा, बी को लिखा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम, कहीं से भी लिख लीजिए, 1 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटपुट है हमारा, ठीक है। 1 1 1 1 पर हमें 0 मिल रहा है तो हमने 0 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 0 0 पे 1 मिल रहा है तो 0 0 1 हो गया, ठीक है। 0 1 पर 1 मिल रहा है, 0 1 1 हो गया हमारा, 0 1 1 हो गया हमारा, 1 0 1 हो गया, 1 0 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पूरे कॉम्बिनेशन हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। जो हमने ऊपर लिखा था 1 1 1 1 पे है, 1 1 पे हमें 0 मिल रहा था यहाँ पे, ये पहली वाली जो थी उस पे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि कौन सा गेट बन रहा है। आप खुद बताइए, ये चीज़ टेबल देख के हमें समझ जाना चाहिए भैया कौन सा गेट बन रहा है। आपको पता नहीं है भाई, हर किसी को पता होगा, यहां पर नैंड गेट बन रहा है। नैंड गेट कौन सा बन रहा है, नैंड गेट बन रहा है। बस ट्रुथ टेबल को डायरेक्टली पहचानो और जहां भी नैंड गेट का ऑप्शन दिखे हाल टिक मारो और आगे निकल जाओ, यही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जो ओपीसी इंटरफेसिंग है, इसका जो स्टैंडर्ड है उसको कब डेवलप किया गया था, कौन से ईयर के आसपास डेवलप किया गया, तो 1990, ठीक है। तो 1990 के अक्रॉस इसको डेवलप किया गया था। अब ओपीसी होता क्या है बेसिकली, तो ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ, ओपीसी के डेवलपमेंट के बाद ही हमारा पीएलसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया उसका यूज़ करना। क्योंकि जब ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट हुआ तो हमारा जो पीएलसी है और हमारी जो इंडस्ट्री है, मैकेनिकल जो काम हो रहे हैं, कोई भी मशीन चल रही है या कुछ भी मैकेनिकल वर्क हो गया, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन किसने करवाया, ओपीसी ने क्या किया, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन करवाया, एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम किया, ठीक है। तो ओपीसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीएलसी का सबसे ज़्यादा यूज हम कहाँ करते हैं, हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रीज में ओपीसी ने ही एक तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी बना दिया इसको, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पीएलसी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी बना दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक ओवरहेड लाइन से कनेक्शन दिया जाता है किसी भी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को, यानी कि एक मंजिल इमारत को, तो हम क्या करते हैं, हम एक जीआई पाइप का यूज़ करते हैं। जीआई पाइप के अंदर से ही हम वायर को ले जाते हैं, ठीक है। तो उस पाइप को हम सपोर्ट किससे करते हैं,
ठीक है। उस पाइप को हम सपोर्ट किससे करते हैं, तो उसके लिए हम स्टे वायर का यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको पता होगा, मान के चलिए ये हमारा घर है, ये हमारा घर हो गया, ये हमारा गेट है, ठीक है, ये आपके यहाँ विंडो है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब आपने देखा होगा अगर यहाँ से ये कोई पोल है, यहाँ पर कोई पोल लगा है, आपका कनेक्शन अगर जाना है, ठीक है, ये कोई पोल हो गया ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम एक GI पाइप कनेक्ट करते हैं कनेक्शन देने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम कनेक्शन थोड़ी हाइट पर लेते हैं ताकि जो आने जाने वाले हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम कनेक्शन ऐसे लेते हैं, देखिए ये जो वायर है ये ऐसे ऐसे गया, ये गया यहाँ से, ये गया, ये गया, और आपके घर के अंदर कनेक्शन बोर्ड के पास पहुँच गया, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी मीटर वगैरह लगा है आपका। अब बात आती है इसको सपोर्ट करने के लिए, भाई हमने इसको हवा में रखा है तो हमें सपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं स्टे वायर से। किससे कर देते हैं, स्टे वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, वहीं कहीं थोड़ा छोटा सा एक वायर लेके हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये जो लगा हुआ है GI वायर, GI पाइप, इसको सपोर्ट मिले, ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, नहीं तो पता लगा झुक गया ये आगे की तरफ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम स्टे वायर से इसको सपोर्ट करते हैं पीछे की तरफ। और वायर ये बहुत ही थिन रहता है, इतना ज़्यादा नहीं है कि सर बहुत बड़ा वायर लगा दिया, नहीं, बहुत छोटा सा रहता है। आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 को रीसेट करने के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो रजिस्टर सेलेक्ट पिन है RS0 और RS1, इनको 0 रखेंगे क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, हम केवल रीसेट करने वाले हैं, ठीक है। स्टैक पॉइंटर 07H पर रहेगा, यानी 07 पर रहेगा। और P1, ठीक है, P1 क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। P1 को हम हमेशा जब भी किसी को रीसेट करना होता है, P1 को जिसमें इनिशियल ऑलरेडी डेटा है तो उसको डबल F करके रखते हैं, यानी कि ये कंडीशन है उसको हटाने के लिए। भाई इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्टैक पॉइंटर की पोजीशन 07 पर रहेगी। और पोर्ट 1 है जिसको हम P1 कहते हैं, या इसको इंटरनल रजिस्टर भी कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसकी जो पोजीशन होती है वो डबल F पर होती है, ठीक है, तब जाके हम रीसेट कर पाते हैं। और RS0 और RS1 तो बिल्कुल ईजी है, ये तो 0 पर हो गई। ये बाकी की 2 कंडीशन है, इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, हमसे पूछा गया है एक डुअल कन्वर्टर है। सबसे पहले पता हो जाए डुअल कन्वर्टर होता क्या है। डुअल कन्वर्टर वो कन्वर्टर होता है जिसमें हम 2 कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन दोनों के बीच में हमारा जो है लोड कनेक्ट होता है, ये कन्वर्टर फर्स्ट है, ये कन्वर्टर सेकंड है, ठीक है, और ये हमारा कोई लोड हो गया, कुछ भी समझ लीजिए। और हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाई है, सप्लाई दी है, ठीक है। अब बेसिकली ठीक है, हमने इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाई। अब डुअल कन्वर्टर्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें से एक इन्वर्टर की तरह काम करता है और एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि इसलिए हम इसको डुअल कन्वर्टर कहते हैं। इससे हम एक को इन्वर्टर की तरह काम करवाते हैं, एक को रेक्टिफायर की तरह काम करवाते हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि अगर किसी एक ब्रिज जो है, एक ब्रिज जो रेक्टिफायर है, कुछ भी है, मतलब क्योंकि ऐसे स्पेसिफाइड नहीं होता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। एक ब्रिज का जो फायरिंग एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। जो फायरिंग एंगल है किसी ब्रिज का वो 30 डिग्री है। तो दूसरे ब्रिज का फायरिंग एंगल कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। अब देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए, डुअल कन्वर्टर को हम 2 मोड में ऑपरेट करते हैं। एक नॉन सर्कुलेटिंग मोड, नॉन सर्कुलेटिंग मोड में कोई एक सेगमेंट वर्क करता है, कोई एक ब्रिज वर्क करता है, ठीक है। और सर्कुलेटिंग मोड के केस में हम दोनों से हेल्प लेते हैं। और इतना पता होना चाहिए, सर्कुलेटिंग मोड में जो पहला है उसके बीच का जो फायरिंग एंगल अल्फा है वो वेरी करता है 0 से लेके 90 तक, और इसमें 90 से लेके जो है फायरिंग एंगल वेरी करेगा कहाँ तक, ठीक है, वेरी करेगा कहाँ तक, 180 तक। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद बताइए भैया, ओवरऑल दोनों जो कन्वर्टर हैं उनने कितनी रेंज बनाई है।
आप खुल के बोलोगे सर उन्होंने 0 से लेके 180 तक रेंज बनाई है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमें पता लग गया कि 180 कैसे आ रहा है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे α1 प्लस α2 इक्वल टू 180। ठीक है, हमें α1 पता है 30 डिग्री है। ठीक है, α2 हमें कैलकुलेट करना है कितना, 180 होना, 180 के इक्वल होने चाहिए दोनों का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं α2 कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, आपको रीजन ही पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है उसमें वाटर हैमर का जो इफेक्ट होता है पेन स्टॉक में, वो किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है, तो भाई सर्ज टैंक का हम यूज करते हैं। वाटर हैमर बेसिकली होता क्या है, पानी का एक हथौड़ा, यानी कि पानी एक हथौड़े के समान प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर को खत्म करने के लिए पेन स्टॉक के भीतर हम क्या करते हैं, हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है, बॉल्व और जो सबस्टेशन है, जैसे कि ये आपकी ये पेन स्टॉक गई हुई है, तो यहाँ पर कुछ बॉल्व वगैरह लगा रहता है और यहाँ पर बॉल्व हाउस होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्ज टैंक लगा देते हैं। ठीक है, सर्ज टैंक को कुछ इस तरीके से लगा होता है, इसको बेसिकली थोड़े से आगे जाके लगाते हैं सर्ज टैंक। जैसे ही यहाँ पे हमने बॉल्व से पानी को कम ज़्यादा किया तो उसका प्रेशर बनता है, तो जो वाटर होता है, अब वाटर का भाई फ्लो जा रहा है और अचानक से उसमें कोई अवरोध आ जाए तो उस केस में क्या करता है भाई, वाटर ऐसे जाके ऐसे इसमें ऐसे जाके घूमता है। ठीक है, इस तरीके से। और याद रखिए सर्ज टैंक का हम छोटे मोटे पेन स्टॉक में यूज़ नहीं करेंगे, सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं हम बड़े पेन स्टॉक के लिए। बड़े पेन स्टॉक के अंदर बड़ा प्रेशर आता है और बड़े प्रेशर को हम सर्ज टैंक से यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, आप कभी भी जाएंगे छोटे मोटे प्लांट पर आपको सर्ज टैंक कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पावर स्टेशन है, उसके पास 4 कंज्यूमर हैं और उनकी अलग अलग मैक्सिमम डिमांड ये दी हुई है हमें 4। ठीक है, और जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन के ऊपर जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी है, 100 मेगावाट। हमें डाइवर्सिटी फैक्टर पता करना है प्लांट का। तो भाई ये तो मैं पेन तक नहीं चलाऊंगा। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप ऑप्शन देखिए, हमें पता होता है कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इस केस में देखो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा सी हो जाएगा। यहाँ तो भैया बिना हथियार के ही शिकार हो गया, हमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे 1 से ग्रेटर ऑप्शन मिलता तब हम क्या करते भैया, हम करते सॉल्यूशन। कैसे करते सॉल्यूशन, हमें पता है डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सभी लोगों की अपनी अपनी मैक्सिमम डिमांड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड टू होल सिस्टम, मैक्सिमम डिमांड टू होल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड कितनी है सब स्टेशन पे, 100 है। कुछ नहीं करना है इसमें, 4 2 6 3 9 5 14, 9 5 14 यानी 140 अपॉन 100, दैट इज द 1.4, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन 1.4 आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास एक डीसी चॉपर है जो कि ऑन रहता है 25 माइक्रो सेकेंड तक और ऑफ रहता है 5 माइक्रो सेकेंड तक। हमें चॉपर की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हमें पता है भैया, सॉल्यूशन करेंगे टाइम पीरियड लिख लेते हैं। टाइम पीरियड ओवरऑल कितना होगा भैया, टाइम पीरियड हम कहेंगे सर टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, ओवरऑल टाइम पीरियड भाई यही तो होगा ना, कितने टाइम तक वो ऑन है और कितने टाइम तक ऑफ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टी का वैल्यू आ जाएगा, टाइम पीरियड टी मिल जाएगा हमें। तो टी ऑन कितना है भाई, 25 माइक्रो सेकेंड, 25 हो गया प्लस 5 हो गया इक्वल टू 30 माइक्रो सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, चॉपर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
तो हम लिखेंगे सीधे सीधे क्या, चॉपर फ्रीक्वेंसी। तो चॉपर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 टाइम पीरियड, चॉपर का टाइम पीरियड। ठीक है, अब 1 हमने ये लिखा, अपॉन में 3 माइक्रो सेकेंड लिखा। कुछ नहीं करना है हमें भाई, हमने देखा कि किलो में वैल्यू गिवन है, तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम इस माइक्रो सेकेंड को जो है ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻6 है, इसको सीधे लिख ही देता हूं मैं, इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब हम 6 को ऊपर ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली क्या किया, हमने 1000 लिख लिया, यहाँ पे हमने 1000 लिख लिया, अपॉन 30 कर दिया और सीधे हम किलो हर्ट्ज में ले गए, यानी कि हमने 10⁻³ की वैल्यू किलो में घुसा दी और बाकी के 3 जीरो हमने यहाँ घुसा दिए। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम 100 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 33.33 किलो हर्ट्ज। दैट इज द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी की कितनी रेंज को यूज़ करते हैं। हमें कुछ पता नहीं है, हमें इतना पता है बस, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो मेगा हर्ट्ज में होती है। ठीक है, हमें इतना पता है मेगा हर्ट्ज में होती है, उसकी रेंज कितनी होती है, 10 मेगा हर्ट्ज से लेके 30 और 35 तक हो सकती है, लगभग रेंज लिख लेते हैं 35 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इतना हमें पता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भैया, क्योंकि मेगा हर्ट्ज में यही रेंज है, बाकी सब किलो हर्ट्ज और हर्ट्ज में गिवन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि भाई जितने जल्दी लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही जल्दी हमारे लेक्चर की स्पीड बढ़ती जाएगी। ये बहुत कंपलसरी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा टारगेट यहाँ पर केवल एक ही है, आपको हर पॉइंट, हर चीज़ एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो, क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें एक बहुत ही एक अच्छा मीडियम देते हैं, एक तरीके से क्वेश्चन का लेवल पता करने के लिए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उनकी, आप उन सब को देखिए। मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे आप देखने के बाद, क्योंकि मैंने हर चीज़ों को एक तरीके से फ़न के तौर पे सब चीज़ों को बताया है वहाँ पर भैया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि लेक्चर को शेयर करते रहा करें, जितने भी आपके टेक्निकल ग्रुप हो गए उनमें शेयर कर दिया करें, जिससे कि हमारा जो परिवार है थोड़ा सा और ग्रोथ कर सके और मैं और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए लेकर आ सकूं। क्योंकि भाई मुझे भी लगना चाहिए ना कि भाई मेरी मेहनत काम कर रही है, नहीं तो क्या मतलब है जब लोग ही मेरे से नहीं जुड़ेंगे ज़्यादा, तो उसमें फिर मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है उस केस में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं। जल्द ही मैं अगला पार्ट लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। और फ्रेंड्स, आप ये मत सोचा करें कि 25 ही क्वेश्चन कवर किए हैं सर, एकदम से पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते। फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ मैं मोर देन 70-80 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि पता है कि मैं हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले पेपर में ये चीज़ें, यही क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे भाई। जो आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन करवा रहे हैं किसी भी चैनल पर, तो वो आपको ये मान लो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं भाई। आप उस जगह पे जाएं जहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ही डीपली मिलें, हर पॉइंट आपके क्लियर हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ जाता है भाई, सबके डाउट क्लियर होने चाहिए। मेरा बस एक ही मोटिव है, आप कहीं भी जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, आपका सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए, आपका स्ट्रगल खत्म हो ज़िंदगी में। ठीक है, हम जल्दी ही मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।